वालेकुम। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन में हम विटामिन B3 स्टार्ट करेंगे अभी, विच इज़ नायासिन। नायासिन जैसे कि लास्ट वीडियोस में डिस्कस हो चुका है कि नायासिन जो है वो डिहाइड्रोजिनेजेस एंजाइम के साथ कोफैक्टर के तौर पे काम करता है। दिस NAD पॉजिटिव थिंग आई हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल इन द लास्ट वीडियो। इसके अलावा नाइसिन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में किस तरह से यूज़ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जो कॉम्प्लेक्स 1 है इट हैज़ NADH। ये NADH बनाने के लिए नाइसिन की ज़रूरत है। दिस NADH मॉलिक्यूल हैज़ एन एटम ऑफ नाइसिन इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट। इसके अलावा ये NAD पॉजिटिव बना के एंड दिस NAD पॉजिटिव एक्ट्स एज अ कोफैक्टर टू डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स। डिहाइड्रोजिनेजेस एंजाइम्स वही वाले एंजाइम्स हैं जिनकी 3 सब यूनिट्स होती हैं और उनको 5 कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं। एक तो इसका रोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हो गया, दूसरा रोल इसका एज ए कोफैक्टर टू डिहाइड्रोजिनेजेस एंजाइम्स हो गया, क्योंकि NAD पॉजिटिव बनाता है जो फिर हेल्प करते हैं डिहाइड्रोजिनेजेस एंजाइम को टू कैरी आउट देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस। नाइसिन असल में बजाते खुद एक विटामिन नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये बॉडी खुद भी बना सकती है ट्रिप्टोफैन के थ्रू। और ट्रिप्टोफैन की कन्वर्जन इनटू नायासिन दिस रिक्वायर्स विटामिन B6। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट नाइसिन में उसी केस में होता है जब B6 अवेलेबल होगा। नाइसिन के सोर्सेज मिल्क, मीट, ग्रेन्स, लिवर एक्सेट्रा, लेकिन नाइसिन जो है वो कॉर्न बेस्ड डाइट में नहीं होता। वो वाले एरियाज जहाँ पे देर इज़ अ सोलो कॉर्न बेस्ड डाइट, दोज पीपल आर डेफिशिएंट इन विटामिन B3। नाइसिन की डेफिशिएंसी से पेलाग्रा होता है विच हैज़ 4 Ds: डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया एंड डेथ। इसमें जो डर्मेटाइटिस होती है वो सन एक्सपोज्ड एरियाज में होती है। इनिशियली बैड सनबर्न की तरह होती है, बाद में उसके अंदर जो है ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, स्केलिंग स्टार्ट हो जाती है, और डोर्सल सर्फेसेस ऑफ द हैंड जो सन एक्सपोज एरियाज हैं, फेस, नेक, आर्म्स या फीट, उनको इन्वॉल्व करता है। और कवर्ड एरियाज में ये रैश नहीं होता। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि नाइसिन की डेफिशिएंसी और किन किन वजह से हो सकती है। कॉज तो वो पेलाग्रा करती है, लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं दैट लीड टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइसिन। एक तो INH थेरेपी है। INH थेरेपी ट्यूबरकुलस ड्रग्स की कॉकटेल में से एक ड्रग है आइसोनाइजिड। आइसोनाइजिड एक्चुअली क्या करती है, लीड्स टू डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ विटामिन B6। जब विटामिन B6 की एक्टिविटी कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ट्रिप्टोफैन का कन्वर्जन नाइसिन में कम हो जाता है, क्योंकि इस कन्वर्जन के लिए B6 चाहिए। इसके अलावा 2 और कंडीशंस हैं, एक हार्टनप डिजीज और एक कार्सिनाइड सिंड्रोम। INH थेरेपी से रिलेटेड जो बात आई, रिपीट, आइसोनाइजिड एक्चुअली डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ विटामिन B6। व्हेन विटामिन B6 इज लो ऑन इट्स एक्टिविटी, द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन इनटू नाइसिन इज डेफिशिएंट। नो मैटर आपके पास ट्रिप्टोफैन कितना अवेलेबल है, वो नहीं कन्वर्ट होगा क्योंकि विटामिन B6 नहीं है। इसके अलावा 2 और कंडीशंस हैं, एक कंडीशन का नाम हार्टनप डिजीज है और दूसरी का कार्सिनाइड सिंड्रोम। अब हार्टनप डिजीज क्या होती है? हार्टनप डिजीज एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है जिसके अंदर अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल नहीं होता। अब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्टर होगा तो वो ट्रिप्टोफैन को ट्रांसपोर्ट करेगा। जब वो ट्रांसपोर्टर ही नहीं है तो जो डाइट में ट्रिप्टोफैन आ रहा था वो सारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा इन यूरिन। तो क्या आएंगे, नाइसिन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स ऑटोमेटिकली आएंगे। बस ये याद रखना है कि हार्टनप डिजीज इज ऑटोसोमल रिसेसिव, और हार्टनप डिजीज में देयर आर सिम्टम्स ऑफ नाइसिन डेफिशिएंसी बिकॉज इसमें एब्सेंस होती है अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर, अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन ट्रांसपोर्टर इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। इसके अलावा कार्सिनाइड सिंड्रोम क्या होता है? कार्सिनाइड सिंड्रोम इज काज्ड बाय ऑल दोज GI ट्यूमर्स दैट सिक्रीट सेरोटोनिन। और कार्सिनाइड सिंड्रोम की ट्राइएड क्या होती है? इसकी 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, डायरिया, फ्लशिंग एंड कार्डियक वाल्व एब्नॉर्मलिटीज।
कार्डियक वाल्व प्रॉब्लम्स, डायरिया, फ्लशिंग और कार्डियक वाल्व एबनॉर्मेलिटीज़ की बात एक एमसीक्यू में आ रही है, इसका मतलब है कि वो कार्सिनॉइड सिंड्रोम की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और कार्सिनॉइड सिंड्रोम कैन लीड टू नाइसिन डेफिशिएंसी किस तरह से? वैसे ओरिजिनली नॉर्मल लाइफ में सिर्फ 1% ऑफ ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट होता है इनटू सेरोटोनिन, लेकिन अब कार्सिनॉइड सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जीआई ट्यूमर सिक्रीट सेरोटोनिन करते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर 70% ऑफ द अवेलेबल ट्रिप्टोफैन गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेरोटोनिन इंस्टेड ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू नायसिन। इसलिए कार्सिनॉइड सिंड्रोम में देयर आर सिम्टम्स ऑफ नायसिन डेफिशिएंसी, उसमें भी पेलाग्रा रिपोर्ट होता है। इसके अलावा विटामिन B3 के कुछ फार्माकोलॉजिक यूजेस हैं। विटामिन B3 नायसिन इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया को क्यों ट्रीट करने के लिए नाइसिन को यूज करते हैं? क्योंकि इसके डायरेक्ट इफेक्ट हैं ऑन लिपोलाइसिस। नाइसिन एक्सेस की वजह से क्या होता है? नाइसिन एक्सेस काजेज फेशियल फ्लशिंग, और ये उन लोगों में होती है जिन लोगों को फार्माकोलॉजिकली हाइपरलिपिडेमिया के ट्रीटमेंट के लिए नाइसिन की जरूरत होती है। There is some pathophysiology behind it. Niacin stimulate release of prostaglandins in the skin, जिसकी वजह से फिर फेस जो है वो रेड और वार्म हो जाता है। इस इफेक्ट को ब्लंट किया जा सकता है by advising the patient to take aspirin before taking niacin, क्योंकि एस्पिरिन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करती है। तो इफ पेशेंट टेक्स एस्पिरिन प्रायर टू टेकिंग नायसिन, तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रिलीज होना है वो ब्लंट हो जाएगा, और ये फेशियल फ्लश का जो इफेक्ट है वो भी ब्लंट हो जाएगा। लेकिन ये इफेक्ट अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म हाइपरलिपिडेमिया के लिए नाइसिन के ऊपर है, तो विद टाइम ये इफेक्ट फेशियल फ्लशिंग का खुद ही कट डाउन होना शुरू हो जाता है, आखिर में बिल्कुल फेड भी कर जाता है समटाइम्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे विटामिन B5 को। B5 इज पेंटोथेनिक एसिड। जहाँ पे भी कोएंजाइम ए की बात आएगी वहाँ पे आप लोगों ने कंसिडर कर लेना कि यहाँ पे विटामिन B5 की ज़रूरत है। विटामिन B5 हेल्प्स फॉर्म कोएंजाइम ए, और कोएंजाइम ए जो है इज रिक्वायर्ड बाय डीहाइड्रोजिनेजेस। लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका है कि डीहाइड्रोजिनेजेस आर 3 सब यूनिट एंजाइम, दे आर कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स एंड दे रिक्वायर 5 कोफैक्टर्स, और उन कोफैक्टर्स में से विटामिन B5 था जो उनको कोएंजाइम ए बना के देता था। तो इसका रोल क्लियर हो गया। इसके अलावा विटामिन B5 का एक रोल है जो वो प्ले करता है इन बीटा ऑक्सीडेशन। वो कौन सा वाला रोल है? विटामिन B5 कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू फैटी एसाइल CoA। फैटी एसिड कन्वर्ट होते हैं इनटू फैटी एसाइल CoA, और इस प्रोसेस में B5 प्लेज इट्स रोल। अब जो एंजाइम है जो इस प्रोसेस को करवा रहा है, उस एंजाइम का नाम है लॉन्ग चेन फैटी एसाइल CoA सिंथेटेज। अब इस एंजाइम के नाम के साथ CoA लगा हुआ है। CoA जहाँ पे भी आएगा वहाँ आप लोगों ने समझ जाना है कि यहाँ पे कोफैक्टर जो है ना इस एंजाइम का वो B5 ही होगा। कोई फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन हो रही है, फैटी एसिड ने कन्वर्ट होना है इनटू फैटी एसाइल CoA, और इसमें एंजाइम चाहिए लॉन्ग चेन फैटी एसाइल CoA सिंथेटेज, और इस एंजाइम को कोफैक्टर चाहिए B5। क्लियर? अब विटामिन B5 की डेफिशिएंसी पे अगर बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है, लेकिन समटाइम्स नॉन स्पेसिफिक जीआई सिम्टम्स के साथ हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग और क्रैम्प्स। आप पूरा जीआईटी वैल्यूएट कर लेते हो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास रेफरल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता आपको, तो एक बात सोचने की हो सकती है मे बी देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5, क्योंकि उसमें नॉन स्पेसिफिक जीआई सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा नमनेस और पैरेस्थीजियास, एक तो पैरेस्थीजियास पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड ऑल दैट स्टफ, वो तो B12 डेफिशिएंसी में होता था, लेकिन इसका वाला जो पैरेस्थीजिया होता है वो बर्निंग फीट के साथ प्रेजेंट करता है। मेन कंप्लेंट बर्निंग फीट की होती है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक और चीज़ रिपोर्ट हुई है, नेक्रोसिस ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, लेकिन ये सिर्फ एनिमल स्टडीज़ में हुआ है, ह्यूमन स्टडीज़ में ऐसा अभी तक कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट विटामिन B6 को फिलहाल हम स्किप करेंगे, वो इसलिए क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है, उसके लिए आई विल मेक अनदर वीडियो। इसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे बायोटिन के ऊपर। एक तो बायोटिन जो है वो स्मॉल, तो इंशाल्लाह वो इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। देन विटामिन C, विटामिन B6 पे आई विल गिव अनदर वीडियो इंशाल्लाह ताला।
विटामिन B7 इज बायोटीन, और बायोटीन जो है इट इज अ कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सिलेशन एंजाइम्स। अब कार्बोक्सिलेशन एंजाइम्स कौन से हैं? नाम से पता चल रहा है ये वो वाले एंजाइम हैं जो एक कार्बन ग्रुप किसी स्ट्रक्चर में ऐड करते हैं CO2 को यूटिलाइज करके टू मेक अनदर स्ट्रक्चर, टू कैरी अ मेटाबॉलिक पाथवे। वो एंजाइम्स तीन हैं, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंड प्रोपायोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे जगह कम है, आई एम नॉट राइटिंग द नेम्स। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंड प्रोपायोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज, ये तीन एंजाइम है कार्बोक्सिलेशन एंजाइम जिनको B7 की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवे में इनकॉर्पोरेट होते हैं। जब पायरुवेट कन्वर्ट होता है इनटू ऑक्सैलो एसीटेट, वहां पे एक एंजाइम चाहिए होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और इस एंजाइम को हम ABC एंजाइम कहते हैं क्योंकि इसको तीन चीजें चाहिए, ATP, CO2 और बायोटीन। यहाँ पे B5 ने करना क्या है? B5 ने ये करना है कि उसने एक CO2 से एक कार्बन एटम लेके वो पायरुवेट में ऐड करना है ताकि वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो सके, और इस प्रोसेस में ATP यूटिलाइज होगी, इसलिए सारे कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स को ABC एंजाइम्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा एंजाइम है इट इज एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। वो कहाँ पे यूटिलाइज होता है? वो फैटी एसिड सिंथेसिस पाथवे का एंजाइम है जिसके अंदर एसिटाइल कोए कन्वर्ट होती है इनटू मेलोनाइल कोए, और उसके लिए एंजाइम चाहिए होता है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। ये भी ABC एंजाइम है, सेम इसकी तरह एक्ट करेगा, CO2 से कार्बन एटम लेके पायरुवेट को देगा, और सेम इसी तरह CO2 से कार्बन एटम लेके एसिटाइल कोए को देगा, और एसिटाइल कोए मेलोनाइल कोए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी, इस प्रोसेस को करने के लिए ATP की रिक्वायरमेंट होगी। एंड रिमेंबर कि एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज इज एन एंजाइम ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। जो ऊपर वाला पाथवे हमने किया है पायरुवेट टू ऑक्सैलो एसीटेट वाला, दिस पाथवे इज अ स्टेप फ्रॉम दिस स्टेप इज फ्रॉम ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे। और ये वाला जो है ये फैटी एसिड सिंथेसिस वाला है। अब जो नेक्स्ट एंजाइम प्रोपाइनल कोई कार्बोक्सिलेज है वो कहाँ पे इनकॉर्पोरेट होता है? वो ऑड चेन फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में, OCFAs। लास्ट वीडियोस में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि ऑड चेन फैटी एसिड्स और कुछ अमाइनो एसिड जैसे वेलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू प्रोपाइनल कोए, और फिर प्रोपाइनल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से जो वो वाला एंजाइम है जो बायोटीन को एज ए कोफैक्टर यूज़ करता है, प्रोपाइनल कोए को कन्वर्ट करता है इनटू मेलोनाइल कोए, और मेलोनाइल कोए फिर आगे कन्वर्ट होती है इनटू सक्सिनाइल कोए, और सक्सिनाइल कोए आगे फिर जाता है TCA साइकिल में। तो ऑड चेन फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में एंजाइम नेम इज प्रोपाइनल कोए कार्बोक्सिलेज एंड इट रिक्वायर्स बायोटीन एज अ कोफैक्टर। आई रिपीट, बायोटीन एक्ट एज अ कोफैक्टर टू 3 एंजाइम्स, एक पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, एक एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज और तीसरा प्रोपाइनल कोए कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला पाथवे है, उसमें ये वाला एंजाइम यूज होता है। एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज जो है वो फैटी एसिड सिंथेसिस वाला पाथवे है, उसमें ये एंजाइम यूज होता है। और प्रोपाइनल कोए कार्बोक्सिलेज जो है वो ऑड चेन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म का पाथवे है, उसमें यूज होता है। क्लियर? ये तो हो गया इसका मेटाबॉलिक रोल। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि बायोटीन की डेफिशिएंसी क्यों होती है। एक तो ये वेरी रेयर है लेकिन हो जाती है ड्यू टू मैसिव कंजम्पशन ऑफ रॉ एग वाइट्स। रॉ एग वाइट्स के अंदर एविडन होती है और एविडन एविडली बाइंड कर लेती है टू बायोटीन और इसे अवेलेबल नहीं होने देती फॉर दोज मेटाबॉलिक पाथवेज जिनमें ये एज कोफैक्टर एक्ट करता है, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस और ऑड चेन फैटी एसिड के इन स्टेप्स के लिए उसको अवेलेबल रहने नहीं देती। और फिर इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो सिम्टम्स आर लाइक डर्माटाइटिस, ग्लोसाइटिस, लॉस ऑफ एपेटाइट और नोजिया, बट इट इज़ वेरी रेयर।
इसके अलावा लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू मेक ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ बी विटामिन, सारे जजनम से एब्जॉर्ब होते हैं, देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन दैट इज विटामिन B12 जो टर्मिनल आइलियम से एब्जॉर्ब होता है। इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे विटामिन B6 को, विटामिन C को, और इसके अलावा आई सॉ सम क्वेश्चंस रिलेटिंग जिंक, तो जिंक विटामिन तो नहीं है लेकिन फिर भी इट्स वर्थ डिस्कसिंग, तो थोड़ा सा आई विल थ्रो सम लाइट ऑन जिंक ऑल्सो।